क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रही प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तारापुर शहीद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट से संबंधित प्रावधान किया गया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 1 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट से संबंधित प्रावधान किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 112। और आज है 1 फरवरी यानी कि हमारे देश की वित्त मंत्री यह केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। तो इसीलिए यह क्वेश्चन से जुड़े कुछ ऐसे इतिहास की हम बात करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल यानी कि प्रयोग नहीं किया गया है। बजट के बदले वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। तो याद रखो, संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। और केंद्रीय बजट में आगामी वित्त वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय क्रियाकलापों का विवरण रहता है। क्लियर? और भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। इमेज में आप देख सकते हैं हमारा भारत देश, और भारत देश में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। और इसीलिए हमारे भारत देश में बजट व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं जेम्स विल्सन। तो याद रखो, जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। और भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? 1867 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ओके। और भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट पेश किया था। कितनी बार? तकरीबन 10 बार। तो हमारे मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। और पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। क्योंकि पहले किस तरह की घटना हुआ करती थी कि ब्रिटेन के समय के अनुसार दोस्तों हमारे भारत देश में 5 बजे, कब? शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। क्योंकि हमारे जो शेयर मार्केट है वो ब्रिटेन के शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे। और यहाँ जब हमारे भारत देश में 5 बजते थे शाम को, तो वहां मॉर्निंग का टाइम हुआ करता था। और इसीलिए पहले बजट पेश किया जाता था शाम 5 बजे, लेकिन अब 11 बजे बजट पेश किया जाता है। और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बजट तैयार करने की परंपरा कब से शुरू हुई है? 1955-56 से यह अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बजट तैयार करने की परंपरा शुरू हुई। और स्वतंत्र भारत में पहला बजट कब पेश किया गया और किसने पेश किया था? हमारे स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुगम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। यह बात मैंने आपको बताई। लेकिन अब याद रखो, स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया था? पहला रेल बजट पेश किया गया था 20 नवंबर 1947 को। लेकिन अब हमारे रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया है, यानी कि दोनों एक साथ ही पेश किए जाते हैं, अलग से नहीं। और हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कि आज ही आम बजट पेश करेंगी। और बजट सत्र का पहला हिस्सा
15 फरवरी को संपन्न होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें होंगी। और अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए और इस चैनल के वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तारापुर शहीद दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में 31 जनवरी यानी कि रविवार को मन की बात में यह तारापुर शहीद दिवस का जिक्र किया। और यह तारापुर शहीद दिवस की घटना कुछ हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी ही है। तो देखो, प्रतिवर्ष तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 फरवरी तारापुर शहीद दिवस। और इस इमेज को पढ़िए, 15 फरवरी 1932 को मुंगेर के ऐतिहासिक तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराते हुए शहीद हुए भारत मां के वीर सपूतों को नमन। यानी कि तकरीबन हमारे भारत देश के 50 ऐसे वीर जवान शहीद हुए थे यह तारापुर की घटना में। तो क्या मामला था? 15 फरवरी 1932 की दोपहर सैकड़ों आजादी के दीवाने बिहार राज्य के मुंगेर जिला के तारापुर थाने पर तिरंगा लहराने निकल पड़े। उन अमर सेनानियों ने हाथों में राष्ट्रीय झंडा और होठों पर वंदे मातरम भारत माता की जय नारों की गूंज लिए हंसते हंसते गोलियां खाई थी। और 50 से अधिक सपूतों की शहादत के बाद स्थानीय थाना भवन पर तिरंगा लहराया। और इस गोलीकांड के बाद कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर हर साल देश में 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाने का निर्णय लिया, यानी कि तारापुर शहीद दिवस मनाने का निर्णय लिया। और अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे शहीदों के साथ ऐसी निर्ममता दिखाई कि जो शहीद हुए जवान थे उनके शव गंगा में बहा दिए थे। और उनमें से कुछ शहीदों की ही पहचान की गई थी। और आजादी मिलने के बाद से हर साल 15 फरवरी को स्थानीय जागरूक नागरिकों द्वारा तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है। यहां पर पढ़िए, तारापुर थाना जिला मुंगेर, और यह किस राज्य में? बिहार राज्य में। तो आप मैप में देखिए, यह है बिहार और बिहार का यह तारापुर। तो दोस्तों, यह तारापुर गोलीकांड को अब हम याद रखने वाले हैं तारापुर शहीद दिवस के रूप में। कब? 15 फरवरी को, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में किया। और आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, एक माह तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां आयोजित किया गया? एक माह तक चलने वाला यह स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया है झांसी शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है झांसी। और यह 17 जनवरी से शुरू हुआ है, 16 फरवरी तक चलने वाला है। तो झांसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झांसी में यह स्ट्रॉबेरी महोत्सव का शुभारंभ किया। और यह महोत्सव 16 फरवरी तक चलेगा। और स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी के नटराज सरोवर में आयोजित किया गया है। और झांसी बोले तो बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन कार्य घर की छत से प्रारंभ किया गया था और इसके बाद बढ़ाकर इसे वहां के खेतों में रोपित किया गया। और यह हाल ही में क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। किसका? बुंदेलखंड की यह स्ट्रॉबेरी का जिक्र किया। और बुंदेलखंड में ही तारण पंथ का जन्म स्थान है। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए, तारण पंथ का जन्म स्थान यानी कि बुंदेलखंड। और जब बात आई स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी जिसको जीआई टैग दिया गया है उनके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। तो आपको क्या याद है? याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए कि जीआई टैग प्राप्त करने वाले भारतीय उत्पाद कौन कौन से हैं? वर्ष 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था दार्जिलिंग टी, और महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी और बनारस की साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ साथ तिरुपति के लड्डू, मध्य प्रदेश के जाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, कांगड़ा की पेंटिंग, इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है कांगड़ा की पेंटिंग, और नागपुर का संतरा और कश्मीर का पश्मीना, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। और यहां जब बात करते हैं दोस्तों जीआई टैग की, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जीआई टैग कितने वर्ष तक के लिए वैध माना जाता है? ओके, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। चौथा क्वेश्चन,
मुंबई क्रिकेट संघ यानी कि बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम पर स्थायी बॉक्स का लोकार्पण करेगा? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हमारे जाने माने एक क्रिकेटर जिसका नाम है सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में एक स्थायी बॉक्स का लोकार्पण करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुनील गावस्कर। इमेज में आप देख सकते हैं पूर्व भारतीय कप्तान और अपने दौर के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर के लिए 9 मार्च का दिन खास होने वाला है। और यह 9 मार्च खास क्यों होने वाला है? क्योंकि सुनील गावस्कर को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के 50 साल पूरे होने वाले हैं। और सुनील गावस्कर ने किसके सामने डेब्यू किया था? वेस्ट इंडीज के सामने। 1971 को उन्होंने वेस्ट इंडीज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत में कदम रखा था। और अब मुंबई क्रिकेट संघ यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन वानखेड़े स्टेडियम में 71 वर्षीय दिग्गज सुनील गावस्कर के नाम पर स्थानीय बॉक्स का लोकार्पण करने जा रही है। और सुनील गावस्कर का एक उपनाम भी है। सुनील गावस्कर का उपनाम है लिटिल मास्टर, तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय पाटिल, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान कहां शुरू हुआ है? दोस्तों यदि आपको याद है कि मिशन रोजगार अभियान कहां शुरू किया गया, वहीं पर ही मिशन रोजगार जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और अमर उजाला व उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान 31 जनवरी को प्रारंभ हो गया है, यानी कि कल ही प्रारंभ हो गया। और यह अभियान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। और मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और इस जागरूकता महाअभियान के अंतिम चरण में मिशन रोजगार समिट का भी आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। अंतिम चरण में मिशन रोजगार समिट का भी आयोजन किया जाने वाला है लखनऊ में। और जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ यानी कि नवाबों का शहर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यह फैक्ट आपको पता है। लेकिन पिछले माह में यानी कि जनवरी में कौन कौन सी घटनाओं के कारण उत्तर प्रदेश सुर्खियों में रहा, उनसे जुड़े सभी क्वेश्चन की हम चर्चा कर ले। किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन कहां शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस हाल ही में मनाया गया। और देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहां बनेगा? उत्तर प्रदेश में बनेगा। और कुछ दिन पहले का ही यह क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? मेरठ में बनेगी। 6वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? सुर्खियों में रही यह प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। और यह प्रबुद्ध भारत पत्रिका सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में 31 जनवरी को 125वीं वर्षगांठ यह प्रबुद्ध भारत पत्रिका की मनाई गई है। प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन कब किया गया? 31 जनवरी को, यानी कि कल ही। और प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ को किसने संबोधित किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। और प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? किया गया है अद्वैत आश्रम मायावती द्वारा। और यह अद्वैत आश्रम मायावती की स्थापना वर्ष 1899 में रामकृष्ण मठ की एक शाखा के रूप में हुई थी। और यह उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि यह अद्वैत आश्रम कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और प्रबुद्ध भारत रामकृष्ण मिशन की एक मासिक पत्रिका है, इमेज में आप देख सकते हैं। और इस पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1896 में की थी। और प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन कहां से शुरू हुआ था? मद्रास से शुरू हुआ था। और इसके इतिहास की बात करें तो यह पत्रिका 2 वर्षों के लिए चेन्नई में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद उसका प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। इसके बाद अप्रैल 1899 में फिर से पत्रिका का प्रकाशन का स्थान
अद्वैत आश्रम में स्थानांतरित कर दिया गया था और तब से यह पत्रिका अद्वैत आश्रम से लगातार प्रकाशित हो रही है और अद्वैत आश्रम उत्तराखंड में स्थित है। और जब प्रबुद्ध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था स्वामी विवेकानंद ने, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में भी कुछ हम जान ले। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस दोस्तों 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है और शिकागो से लौटने के पश्चात 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूं नामक पुस्तक की रचना की थी और स्वामी विवेकानंद ने ही अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। 7वां क्वेश्चन, 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री निम्न में से किस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे? 4 फरवरी 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री चौरी चौरा की घटना का शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौरी चौरा की घटना। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की बात करें तो यह चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी करने जा रहे हैं और वह चौरी चौरा की घटना शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी करने वाले हैं। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की आगे बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवार भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और यह समारोह 4 फरवरी से शुरू होगा और 1 साल तक चलने वाला है। और जब हम इस ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा हत्याकांड की बात करते हैं तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, किस जिले में? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित एक शहर है और यहां ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो यह चौरी चौरा की घटना क्या है उनके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। यहां पर पढ़िए, द चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। और इस दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था और मामला क्या हुआ था तो देखिए दोस्तों, यहां एक पुलिस थाना था, इसमें आग लगा दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और वहां आग लगा दी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी। पूर्ण स्वराज और स्वशासन प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन बन गई है? हमारे भारत देश की पहली मेट्रो जिसका नाम है लखनऊ मेट्रो रेलवे, वो हमारे भारत देश में अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ मेट्रो रेलवे। लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बन गई है और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इसकी प्रेरणा न्यूयॉर्क मेट्रो से मिली है। कहां से प्रेरणा मिली है? न्यूयॉर्क मेट्रो से। और इन किरणों से एक डिब्बे को सिर्फ आधे घंटे के अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है और इस तरह से डिब्बों को सैनिटाइज करना काफी सस्ता भी है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की एक यूवी अल्ट्रावायलेट मशीन लगा दी जाती है और वो आधे घंटे में एक डिब्बे को सैनिटाइज कर सकता है। 9वां क्वेश्चन, दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन हमारे देश के एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इमेज में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1 फरवरी को यानी कि आज ही दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। यदि आप सुबह में देख रहे हैं तो यह उद्घाटन अभी बाकी है, लेकिन दोपहर बाद यह वीडियो आप देख रहे हैं तो यह उद्घाटन हो चुका है और यह 15 फरवरी तक चलेगा आदि महोत्सव। और आदि महोत्सव की बात करें तो आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और व्यापार की आत्मा का उत्सव है यह आदि महोत्सव। और यह महोत्सव 2017 से शुरू किया गया और हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और आदि महोत्सव के माध्यम से देश भर में आदिवासी समुदायों की संस्कृति, जनजातीय परंपरा और समृद्ध विविधताओं तथा शिल्प का लोगों से परिचय कराने का प्रयास किया जाता है इस आदि महोत्सव में। 10वां क्वेश्चन,
निम्न में से किस राज्य के पहाड़ी इलाके में सदियों से मॉन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है? इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, मॉन शुगु, क्या नाम है? मॉन शुगु नामक एक पेपर बनाया जाता है और पहाड़ी राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में मॉन शुगु नामक एक पेपर बनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। और एक कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनते हैं और इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को भी नहीं काटना पड़ता है। और मॉन शुगु कागज को बनाने में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल नहीं होता है, यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी यह अच्छा है। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने दोस्तों मन की बात में इसका जिक्र किया। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता कलिंग गोम्बू ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है और इससे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। इमेज में आप देख सकते हैं। और जब बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो जनवरी 2021 में 2 क्वेश्चन को लेकर अरुणाचल प्रदेश सुर्खियों में आया। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषण में किस राज्य में वेनेडियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? वेनेडियम खनिज के भंडार अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुए हैं और यह सर्वेक्षण GSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। और दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? यहाँ इमेज में देख सकते हैं, माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। और अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में यह देखो, पूर्वोत्तर में स्थित यह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत है और भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य भी है, जिसकी कैपिटल का नाम ईटानगर और राज्यपाल है BD मिश्रा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में देख सकते हैं, क्लोरिस लीचमैन वो एक ऑस्कर विजेता अभिनेता थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता। हाल ही में ऑस्कर विजेता अभिनेता क्लोरिस लीचमैन का निधन हो गया है। दिवंगत स्टार को हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी जीते थे। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, नाम मत भूलिएगा, क्लोरिस लीचमैन, ऑस्कर विजेता अभिनेता। और लीचमैन ने पीटर बोगदानोविच के द लास्ट पिक्चर शो में एक छोटे शहर की एक गृहिणी के रूप में एक अलग चरित्र के लिए सहायक अभिनेत्री के रूप में ऑस्कर जीता था। 12वां क्वेश्चन, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 के पहले चरण की शुरुआत किसने की है? 2021 का यह पल्स पोलियो कार्यक्रम का पहला चरण, जिसकी शुरुआत की है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद ने पोलियो को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। और पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस दोस्तों 31 जनवरी को मनाया गया और इसकी पूर्व संध्या यानी कि शनिवार शाम को हमारे राष्ट्रपति ने यह पोलियो के 2 बूंद पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। और पोलियो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस रविवार को मनाया गया, यानी कि कल ही मनाया गया। और पल्स पोलियो अभियान शुरू होने से पहले देश में पूरी दुनिया के 60% मामले थे और देश में पिछला पोलियो का मामला 13 जनवरी 2011 को हावड़ा में देखा गया था और अब देश 1 दशक से पोलियो मुक्त है। यानी कि अब हमारे भारत देश में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं है। हमारा भारत देश 2011 के बाद पोलियो मुक्त हो गया है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने कहां अभूतपूर्व खुफिया अभियान चलाया? हमारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर में एक खुफिया अभियान चलाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था जम्मू कश्मीर। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने अभूतपूर्व खुफिया अभियान चलाते हुए जम्मू कश्मीर में वन्य जीवों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। और यह भंडाफोड़ किया है तो मामला क्या सामने आया है? तो इमेज में देखिए, यह है 8 तेंदुओं के इस तरह की खाल। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अनंतनाग में एक संयुक्त अभियान में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने
गुल मोहम्मद गनी, नाम मत भूलिएगा, गुल मोहम्मद गनी से 8 तेंदुओं की खाल, 38 भालुओं के पित्ताशय और 4 हिरणों की कस्तूरी बरामद की है। तो क्या दोस्तों अब आपको नहीं लगता कि हमारे जो इस तरह के संरक्षित पशु है, जंगली पशु, तो इसकी कहीं ना कहीं तस्करी हो रही है और इस तरह की बात सामने आई है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। लेकिन जनवरी 2021 में 5 घटनाओं को लेकर जम्मू कश्मीर हाइलाइट्स में रहा, उन क्वेश्चन की चर्चा करें। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के किस जिले में 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया है? कठुआ जिले में। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बागवानी क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेफेड के साथ। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? पंकज मित्तल ने। जम्मू कश्मीर के लिए 28,400 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास पैकेज की घोषणा किसने की है? मनोज सिन्हा, यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। और केंद्र सरकार ने IAS, IPS और IFS के जम्मू कश्मीर काडर का किस राज्य की काडर में विलय कर दिया है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्य के इस काडर में विलय कर दिया है। तो दोस्तों इन 5 घटनाओं को लेकर जम्मू कश्मीर जनवरी 2021 में सुर्खियों में रहा। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश में लोगों को न्याय देने के मामले में कौन सबसे आगे है? महाराष्ट्र सबसे आगे है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। हमने ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड को हमारे यहां से ऑफलाइन तरीके से भी रिप्ले किया जाता है, लेकिन यहां कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। वो है नीनामा अमित कुमार सुरेंद्र भाई, अकरम हसन, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से, अंजू राठवा, पालस अनिल, हरसुख लिंबड़िया, चौधरी अशोक भाई, शैलेश चौधरी। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अंजू राठवा, ओगानिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर, अजय मिठापरा, चिराग राजपूत, हिना जादव, सचिन चौधरी और भावना तड़वी, हितेश सोलंकी, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। और भावना तड़वी लगभग अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे के बाद वो तुरंत इस वीडियो को देखती है और उनका रिप्ले भी हमें मिल जाता है। और हमारे ऐसे बहुत सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो 4 बजे जिस तरह वीडियो पब्लिश होता है तो तुरंत अपना कमेंट दर्ज करते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सुबह सुबह में पढ़ने से हमें याद भी ज्यादा रहता है। कणजरिया रश्मिता, राजेश कुमार भारती, टेलर कश्यप, रितेश कुमार पंडित, घनश्याम महिड़ा, परमार सुधीर, नीनामा प्रकाश, सुरेखा चौहान, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, पथरा घाट विद्रोह कहां हुआ था? 4 स्टेट के नाम आपकी स्क्रीन पर। पथरा घाट विद्रोह कहां हुआ था? स्टेट का नाम लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और आज जब हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह केंद्रीय बजट पेश किया है तो इनसे जुड़े बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जा सकते हैं और इसीलिए आपकी नजर यह यूनियन बजट पर भी होनी चाहिए। चलिए हम कल मिलेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।